नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is मनीष राय। आज प्रस्तुत है बर्गनॉ की पोएट्री ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड। जी, शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड। बच्चों, आपको ताज्जुब होगा कि यह कौन व्यक्ति है जो सर्दी में हवा को ज़ोर ज़ोर से बहने को कह रहा है। इस रहस्य को हम जानेंगे कि वह व्यक्ति कौन है और क्यों कह रहा है। उसके पहले ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड के कवि विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। बच्चों, यदि अंग्रेज़ी में आपकी रुचि है तो विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको अवश्य जानकारी रखनी चाहिए। आइए विलियम शेक्सपियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। William Shakespeare was born in 1564 and died in 1616. विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, ये जो प्ले राइट देख रहे हैं ना, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े नाटककार और कवि थे विलियम शेक्सपियर। Was the third of 8 children born to a glow maker in Stratford on Avon in England. बच्चों, इंग्लैंड के स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में एक दस्ताना निर्माता, ग्लो मेकर का मतलब होता है दस्ताना निर्माता, एक दस्ताना निर्माता के 8 बच्चों में से तीसरे बच्चे थे विलियम शेक्सपियर। आपसे वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चों पूछेगा कि विलियम शेक्सपियर ये अपनी माता पिता के कितने नंबर के संतान थे। आप कहेंगे तीसरे, अर्थात 8 बच्चों में इनका स्थान तीसरा था और इनके जो पिता थे ना, एक दस्ताना निर्माता थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। ये ताज्जुब की बात है बच्चों। मैंने अभी कहा ना कि अंग्रेजी के सबसे महान नाटककार और कवि थे, और अब यहाँ पढ़िए, ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है स्कूली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। इन्होंने बच्चों स्कूलों में बहुत कम शिक्षा की प्राप्ति की थी, अर्थात ये बहुत कम स्कूल गए थे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं के बराबर प्राप्त की थी और इसके बाद भी अंग्रेजी के सबसे बड़े नाटककार और कवि बने। एट 18 ही मैरिड एनी हैथवे। याद रखिएगा, 18 वर्ष की आयु में इनकी शादी एनी हैथवे से हो गई। कब हुई? 18 वर्ष की आयु में। एंड सून मूव टू लंदन, और शीघ्र ही ये लंदन चले गए, अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए। विद इन ए फ्यू ईयर्स, विद इन का मतलब होता है के भीतर, विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ ही वर्षों के अंदर, ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। और कुछ ही वर्षों के अंदर, लंदन जाने के कुछ ही वर्षों के अंदर, विलियम शेक्सपियर अब एक अग्रणी अभिनेता और नाटककार के रूप में जाने जाने लगे। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, बच्चों ट्रेजेडीज होता है वह दुखांतिकी, दुखांत नाटक। लिखा है कि हिज ग्रेट ट्रेजेडीज, इनकी जो सबसे बड़ी जो दुखांतिकी है, जो दुखांत नाटक है, उसमें महत्वपूर्ण है हैमलेट, जो इन्होंने 1602 ईस्वी में लिखी, ओथेलो 1604 ईस्वी में लिखी, किंग लेयर 1605 में लिखी, एंड मैकबेथ 1606 में लिखी। ये ट्रेजेडीज हैं किनकी? शेक्सपियर की। आप इसे जरूर याद रखेंगे। ही रोट 154 सोनेट्स। बच्चों ध्यान रखिएगा, 14 पंक्तियों वाली कविता को सोनेट्स कहते हैं। तो 14 पंक्तियों वाली कविताएं विलियम शेक्सपियर ने 154 लिखी है। आपसे पूछेगा कि विलियम शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कितनी सोनेट्स लिखी हैं, तो आपका जवाब होगा 154। Some of them are addressed to an attractive young man। इन 154 सोनेट्स में से सम ऑफ देम, उसमें से कुछ, आर एड्रेस्ड, संबोधित की गई हैं, टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, एक आकर्षक, एक खूबसूरत व्यक्ति को संबोधित करते हुए उनमें से कुछ सोनेट शेक्सपियर ने लिखी हैं। वह अट्रैक्टिव यंग मैन कौन है, जानिए। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, वह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन का अर्ल है।
अर्ल उच्च सामाजिक पद वाले ब्रिटिश पुरुष को कहा जाता है, या सामंत कहिए या राजा कहिए। वह साउथहैम्पटन के अर्ल को whom the poet urges to marry, ये विलियम शेक्सपियर ने जो 154 सोनेट्स लिखी है उनमें से कुछ एक यंग मतलब नौजवान और आकर्षक व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखी है। तो वह आकर्षक व्यक्ति कौन है? तो साउथहैम्पटन का अर्ल है, साउथहैम्पटन का सामंत है। whom the poet urges to marry, जिसको कवि अपने सोनेट्स में विवाह करने के लिए निवेदन करते हैं। अदर्स टू ए मिस्टीरियस डार्क लेडी, और इनकी जो बाकी की जो सोनेट्स है ना, वह एक रहस्यमयी डार्क लेडी का मतलब होता है सांवली महिला को संबोधित करते हुए लिखी गई है। अर्थात इनकी कुछ सोनेट्स जो है साउथहैम्पटन के अर्ल को संबोधित करते हुए लिखी गई है, जिसमें ये अर्ल से शादी करने के लिए निवेदन करते हैं, और कुछ सोनेट्स जो है वह एक सांवली महिला को संबोधित करते हुए लिखी गई है। ए लव ट्राइंगल, ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, लव ट्राइंगल, इसका मतलब होता है त्रिकोणीय प्रेम। ए लव ट्राइंगल टू मेन टू ए वुमन इज सजेस्टेड इन ए नंबर ऑफ सोनेट्स। विलियम शेक्सपियर की जितनी रचनाएं हैं, जितनी सोनेट्स हैं ना, अधिकांश सोनेट्स में त्रिकोणीय प्रेम को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? त्रिकोणीय प्रेम, अर्थात दो पुरुष और एक स्त्री के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है। इसी को त्रिकोणीय प्रेम बोलते हैं। ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, बहो बहो ए सर्दी की ठंड हवा तुम और बहो, इज अबाउट मैंस इनग्रेटिट्यूड, यह इंसान की कृतघ्नता के बारे में लिखी गई है। बच्चों, कृतघ्नता किसे कहते हैं समझिए। आपने किसी को अपना भाई माना, आपने किसी को अपना दोस्त माना, आपने किसी को अपना माना, और वहीं अपना आपके बुरे समय में पराया हो जाए। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अपना है ना, आपसे मुंह मोड़ ले जब आप कष्ट में हो, तो इसी को कृतघ्नता कहते हैं। तो यह जो कविता है ना, इंसान के कृतघ्नता के बारे में है। द कोल्ड विंटर विंड डजंट कॉज सो मच सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, दुख। एज ए मैंस इनग्रेटिट्यूड, कहा गया है कि सर्दी की जो काट खाने वाली ठंड हवा है ना, वह उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाती है जितनी इंसान की कृतघ्नता। तो आइए, ये कृतघ्नता क्या है और सर्दी में काट खाने वाली हवा को और जोर जोर से बहने के लिए कौन कहता है, ये जानते हैं। बच्चों, यह जो कविता है ना, यह एक गीत है, यह एक लिरिक है, और यह विलियम शेक्सपियर की जो रचना है एज यू लाइक इट, जो विलियम शेक्सपियर की नाटक है ना एज यू लाइक इट, ये उससे ली गई है। उसमें ये दिखाया गया है कि छोटा भाई जो है ना बड़े भाई को, यानी बड़े भाई मतलब ड्यूक फ्रेडरिक जो है ना, अपने बड़े भाई को राज्य से निष्कासित कर देते हैं, राज्य से निकाल देते हैं, और उन्हें आर्डन के जंगल में चले जाने का हुक्म देते हैं। बूढ़ा ड्यूक जो होता है ना, अब अपने छोटे भाई जो होता है उसे राज्य से निकाल देता है। तो जो बूढ़ा ड्यूक, जो बूढ़ा राजा होता है ना, वह आर्डन के जंगल में जाने को विवश हो जाता है, और उसी बूढ़े ड्यूक के साथ, उसी बूढ़े राजा के साथ उनके कुछ वफादार अनुयायी या उनके कुछ वफादार नौकर भी उनके साथ जंगल जाते हैं। उन्हीं बूढ़े नौकरों में से एक है एमियंस, जो बूढ़े ड्यूक के साथ आर्डन के जंगल में जाते हैं और बूढ़े ड्यूक के दुख को कम करने के लिए, उनके कष्ट को कम करने के लिए इस गीत को गाते हैं। तो आइए एमियंस के द्वारा गाई गई गीत को समझने की कोशिश करते हैं। ये गीत गा करके अपने पुराने महाराज के कष्ट को हल्का करना चाहते हैं, उनके दुखों को कम करना चाहते हैं। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं। एमियंस कहते हैं, ब्लो ब्लो दाऊ विंटर विंड, ए सर्दी की काट खाने वाली हवा, ए सर्दी की काट खाने वाली ठंडी ठंडी हवा तुम और बहो, जितनी बह सकती हो उतनी बहो। दाऊ आर नॉट सो अनकाइंड, अनकाइंड का मतलब होता है निष्ठुर या निर्दयी, क्योंकि तुम उतनी निष्ठुर नहीं होती, तुम उतनी निर्दयी नहीं होती। एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, जितना इंसान की कृतघ्नता। एक कृतघ्न व्यक्ति
जितना कष्ट पहुंचाता है उतना कष्ट तुम नहीं पहुंचाती, उतनी तकलीफ तुम नहीं पहुंचाती, तुम उतना निष्ठुर नहीं हो, तुम उतनी निर्दयी नहीं हो। इसलिए ऐ काट खाने वाली ठंडी की हवा, तुम जितना बह सकती हो उतनी बहो। दाई टूथ इज नॉट सो कीन, तुम्हारी दांत जो है ना बहुत तीखी नहीं है। कीन का मतलब होता है तेज। तुम्हारी जो दांत है ना वो उतनी तीखी नहीं है। बिकॉज दाऊ आर नॉट सीन, क्योंकि तुम दिखती नहीं हो। ऑल दो दाई ब्रेथ बी र्यूड, ब्रेथ का मतलब यहाँ पे हुआ हवा का झोंका। ये विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि यह सर्दी की हवा तुम बहो, तुम और बहो, तुम जितनी बह सकती हो उतनी बहो। तुम्हारे बहने से हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन वह तकलीफ़ एक इंसान के कृतज्ञता के आगे कुछ भी नहीं है। क्योंकि तुम जब बहती हो ना तो तुम्हारे दांत जो है ना वो उतने पैने नहीं है, उतने दर्द नहीं पहुंचाते, क्योंकि तुम दिखती नहीं हो। लेकिन इंसान जब आँखों के सामने कृतज्ञता करता है ना तो वो आँखों से दिखता है, तो उससे ज़्यादा तकलीफ पहुँचती है। इसलिए तुम जितना बह सकती हो उतना बहो, विलियम शेक्सपियर कहते हैं। आइए आगे क्या हुआ बच्चों, पढ़ते हैं आगे। हे हो सिंग हे हो ऑन टू दिस ग्रीन हॉली। जो हे हो देख रहे हैं ना बच्चों, ये आश्चर्य या थकावट सूचक शब्द है। तो एमियंस जंगल में अपने बूढ़े ड्यूक के प्रति अपनी वफादारी को निभाते हुए उनके दुख को हल्का करने की कोशिश में कहते हैं हे हो सिंग अनटू दिस ग्रीन हॉली। अर्थात हॉली का अर्थ होता है बच्चों, हॉली देख रहे हैं ना, सदाबहार हरी झाड़ी जिसमें वो कटीली पत्तियां होती हैं। तो कह रहे कि इस जंगल में, इस हरियाली भरी जंगल में है ना, गाओ, इस हरियाली भरी जंगल में गाओ। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली। यानी जो दोस्ती है ना छल है। फेनिंग का मतलब होता है छल। ये जो दोस्ती है ना ये छल है। मोस्ट लविंग मेयर फॉली, और जो प्रेम है ना ये मूर्खता है। एमियंस कहते हैं कि दोस्ती क्या है, छल है, दिखावा है, और प्रेम क्या है, मूर्खता है। अगर दिखावा नहीं होता, छल नहीं होता, प्रेम मूर्खता नहीं होता तो छोटा भाई बूढ़े भाई को अपने देश से निकाल करके जंगल में नहीं भेजता। कह रहे हैं देन हे हो द हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। तो एमियंस कहते हैं कि हे हो यानी इस जंगल में गाओ, और गा करके ये कहो कि इस जंगल में बिताया गया जीवन, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, इस जंगल में बिताया गया जीवन दरबार में बिताए गए जीवन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। ये एमियंस अपने मालिक को, बूढ़े ड्यूक को सांत्वना देते हुए कहते हैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए, कहते हैं फ्रीज फ्रीज, जम जाओ जम जाओ, फ्रीज फ्रीज यानी जम जाओ जम जाओ, दाऊ बिटर स्काई। ये कहते हैं कि ओ आसमान, इतनी काट खाने वाली ठंडक बन जाओ कि पानी भी बर्फ में बदल जाए। ये कह रहे हैं कि फ्रीज फ्रीज दाऊ बिटर स्काई, दाऊ डजंट बाइट सो नाई एज बेनिफिट्स फॉर गोट। कह रहे हैं कि ओ आसमान, दाई स्टिंग इज नॉट शार्प, दो दाऊ द वाटर स्वार्प, दाई स्टिंग इज नॉट शार्प एज फ्रेंड रिमेंबर्स नॉट। ये कह रहे हैं कि ओ आसमान, इतनी काट खाने वाली ठंडक बन जाओ कि पानी जो वाटर है ना वार्प हो जाए, यानी उसकी स्थिति बदल जाए, वह बर्फ में बदल जाए। और अगर पानी बर्फ में बदल जाए ना तब भी वह उतना दंश, उतना नुकसान, उतना कष्ट, उतना तकलीफ, उतना पीड़ा नहीं पहुंचाएगा जितना कि एक कृतज्ञ दोस्त या रिश्तेदार तकलीफ पहुंचाता है। समझिए फिर से, कह रहे हैं कि फ्रीज फ्रीज दाओ बिटर स्काई, ए आकाश तुम इतनी ठंडी फैलाओ कि पानी भी बर्फ बन जाए। और जब पानी बर्फ बन जाएगा ना तो दाई स्टिंग इज नॉट शार्प, तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन इसका जो डंक होगा ना उतनी तकलीफ हमें नहीं पहुंचाएगा जितनी तकलीफ एक मित्र
आपके उपकार को भूल करके पहुंचाता है। जितनी तकलीफ एक रिश्तेदार आपके उपकार को भूल करके पहुंचाता है, एक भाई मतलब आपके प्रेम को भूल करके जितना तकलीफ पहुंचाता है, उतना तकलीफ यह बर्फ भी नहीं पहुंचाती। इसलिए ए आकाश, तुम इस कदर ठंडक बन जाओ, इस कदर ठंडी बन जाओ कि पानी भी बर्फ बन जाए। क्यों? क्योंकि बर्फ तो हमें कष्ट पहुंचाती है, लेकिन जब आपके उपकार को आपका भाई भूल जाए, जब आपके उपकार को आपका दोस्त भूल जाए, जब आपके उपकार को आपका रिश्तेदार भूल जाए ना, तो वह जितना तकलीफ पहुंचाता है ना, उतना तकलीफ तुम नहीं पहुंचा सकती। इसलिए पानी को भी बर्फ बना दो। आगे सुनिए, हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, हे हो unto the green holly, most friendship is feigning, most loving mere folly। कह रहे हैं गाओ गाओ इस सदाबहार जंगल में गाओ, most friendship is feigning, दोस्ती छल है, कपट है, दिखावा है, most loving mere folly, और प्रेम क्या है? मूर्खता है। then हे हो द हॉली, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, उस दरबार में बिताए गए जीवन से कहीं ज़्यादा बेहतर इस जंगल का जीवन है। तो यह गीत जो है ना, एमियंस आर्डन के जंगल में आश्रयहीन कर दिए गए बूढ़े ड्यूक के जीवन में आए तकलीफ को कम करने के लिए गाया गया गीत है। बच्चों, सच कहें तो इस जीवन में है ना, प्रकृति उतनी क्रूर नहीं होती, प्रकृति कभी भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना एक मित्र, जितना एक दोस्त, जितना एक रिश्तेदार आपके उपकार को भूल करके आपको नुकसान पहुंचाता है। उतना नुकसान एक प्रकृति कभी नहीं पहुंचा सकती। तो बच्चों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव भी दें और अपने मित्रों से भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो समाप्त करने से पहले बोलते हैं जय हिंद।